हेलो फ्रेंड, मैं शुभम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपनी यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये प्रश्न जो हमारा होने वाला है वो ज्योग्राफी से होने वाला है। ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, संसाधन एवं इसके उपयोग। ठीक, तो चलिए बिना वक्त गवाएं अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी फ्रेंड्स से हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। यदि आप चाहते हैं कि हम इस क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में प्राप्त करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो देखिए, सौर ऊर्जा जो है वो मुख्य रूप से यदि बात करते हैं तो वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, क्योंकि सौर ऊर्जा का उत्पादन स्वतः होता है, ठीक ना। हालांकि यदि हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर तो उत्पत्ति के आधार पर सौर ऊर्जा हमारा अजैव संसाधन भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से बात करते हैं तो वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होती है। अगले क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, भूमि निम्नीकरण आखिर होता क्या है पहले ये समझिए। भूमि निम्नीकरण बोले या मिट्टी का अपरदन बोले, हालांकि ये क्वेश्चन जो है भूमि संसाधन से है, लेकिन इसमें दे दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। भूमि निम्नीकरण होता क्या है? तो भूमि निम्नीकरण जो होता है वो होता है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ मिट्टी है, कोई भी प्राकृतिक कारण हुआ, यहाँ से मिट्टी बह करके क्या हुआ दूसरे स्थान पर चल गया, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं भूमि निम्नीकरण या भूमि अपरदन या मिट्टी अपरदन। तो पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वो अधिक सिंचाई है। हालांकि भूमि निम्नीकरण से हमारा तात्पर्य ये भी होता है कि किसी कारण से मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कमी आ जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अगले क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से है, घबराने की कोई बात नहीं है। सोपानी कृषि जो है हमारे पास उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? देखिए, काली मिट्टी का जो दूसरा नाम हमारे पास होता है वो काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसी प्रकार से हो सकता है आप सबसे पूछ लिया जाए कि जलोढ़ मिट्टी का जो है दूसरा नाम क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है कछारी मृदा। वो क्या है? कछारी मृदा है। ठीक, हालांकि और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो किस किस नदी से हुआ है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः भारत की 3 प्रमुख नदियां सिंधु, है ना, पहला क्या है सिंधु, दूसरा हमारा है गंगा, है ना, दूसरा हमारा क्या है गंगा, और तीसरा जो हमारे पास होता है वो क्या है ब्रह्मपुत्रा। क्या है? ब्रह्मपुत्रा। ठीक, तो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण हुआ है मुख्य रूप से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ है। अगले क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए ये जो क्वेश्चन है
ये जल संसाधन का क्वेश्चन है। ये किस संसाधन का क्वेश्चन है? जल संसाधन का क्वेश्चन है। जल संसाधन का क्वेश्चन है। बोल रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो भारत में यदि 2001 के अकॉर्डिंग देखें, हालांकि ये जो रिपोर्ट है हमारे पास ये 1998 से 99 का रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ 2001 कर दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एक साल में कितना बढ़ सकता है? चलिए, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर जो है वो है 19.27%। भारत में जो है 2001 में जो है 19.27% क्या था? वन का विस्तार था। हालांकि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और इसमें कितना प्रतिशत? तो 19.27% पर क्या है? वन है। यदि आपको और विस्तार बताएं तो यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग 46% पर जो होता है हमारा कृषि क्रिया होता है, 46% पर जो होता है हमारा कृषि क्रिया होता है। और यदि वर्तमान आपको 2024 का बात हम लोग करते हैं तो वर्तमान 2024 में जो है भारत में वन का विस्तार जो है बढ़ करके 24.39% हो गया है। 39% हो गया है। और यदि आपको एक मजेदार बात बताएं तो यदि किसी भी देश का अपना संतुलन अच्छा रखना है तो उसके संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 33% पर वन का होना अनिवार्य है। अन्यथा समझिए वो क्षेत्र या फिर वो देश क्या है? वन के दृष्टिकोण से मतलब कि बोल सकते हैं तो बीमार है, और वहाँ के लोगों में क्या हो सकता है? अत्यधिक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी देश में जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 33% पर वन होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब हुआ वह संसाधन जो हमें प्रकृति के ओर से मुफ्त में उपहार के रूप में मिला है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो देख लीजिए, वन जो है हम नहीं बनाए हैं, वन हमको क्या मिला है? उपहार में मिला है। हालांकि हम मानव के द्वारा भी वन का मतलब विकास किया जा रहा है, किंतु मुख्य रूप से यदि देखें तो हमारे वन जो है प्राकृतिक संसाधन है। नदियां को हम नहीं बनाए हैं, नदियां हमको प्रकृति ने मुफ्त में दी है, इसलिए नदियां भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। खनिज हम नहीं बनाए हैं, खनिज को हम पृथ्वी के अंदर से खनन क्रिया के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं, इसलिए ये भी प्राकृतिक संसाधन है। किंतु नगर का जो निर्माण किए हैं, नगर का निर्माण हम लोग किए हैं, इसलिए नगर जो हमारा है क्या है? नगर जो हमारा है वो एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी मानव निर्मित संसाधन है। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो लौह अयस्क कहते बोल रहा है कि लोहा जो है वो अयस्क है, वो किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है, अजैव है, अनवीकरणीय है, मानवकृत है। आपको इसमें आंसर देना है। देखिए, यदि आपको बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, वह संसाधन जिसका मतलब एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा भी इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब वह जिसका पुनः चक्रण होता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आप सौर ऊर्जा को ले लीजिए, है ना, जल को ले लीजिए, वायु को ले लीजिए, है ना, ये सब किस संसाधन के अंतर्गत आता है? ये सब जो आता है हमारा ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। लेकिन हम लौह अयस्क को देख रहे हैं, है ना, लौह अयस्क देख रहे हैं, या फिर मान लीजिए हम पेट्रोलियम को देख रहे हैं, फिर ये पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस को देख रहे हैं। ये सब को मान लीजिए यदि आज हम उपयोग कर रहे हैं तो हालांकि भविष्य में उपयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ इसका चक्रण जो होता है मतलब नहीं के बराबर, मतलब
चक्रण तो होता है, लेकिन लाखों समय बीत जाता, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता चक्रण होने में। इसलिए हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि जिसका पुनः चक्रण नहीं होता उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो हालांकि लौह अयस्क जो है हमारे पास क्या है, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। क्योंकि आज यदि हम लोग लोहा का उपयोग कर रहे हैं तो हो सकता है भविष्य में इसका उपयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं उत्पत्ति की दृष्टिकोण से लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो उत्पत्ति की दृष्टिकोण से लौह अयस्क अजैव संसाधन के अंतर्गत भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग अजैव संसाधन जानते हैं वैसा संसाधन जो मतलब कि जिसमें जीवन का कोई भी गुण नहीं पाया जाता उसे अजैव संसाधन कहते हैं। और हमारा लोहा जो है वो अजैव संसाधन है, निर्जीव वस्तु है, इसलिए यहाँ अजैव संसाधन भी हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से बात करते हैं तो वो आप सभी को अनवीकरणीय में ही टिक लगाना है, क्योंकि हम लोग का प्राकृतिक संसाधन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक नवीकरणीय होता है और एक अनवीकरणीय होता है। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो अभी जस्ट हम बात किए हैं, ये वायु हो गया, जल हो गया, ज्वारीय ऊर्जा भी क्या है, एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन, ठीक ना। इसका भी क्या होता है, पुनः चक्रण होते रहता है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। देखिए किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो खनिज का क्या है, भंडार सीमित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो वन संसाधन से दिया गया है, तो बिहार में यदि हम लोग बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव, तो वो जो है वो देखिए इसमें जो है ना कोई आंसर नहीं है, इसमें सब आंसर गलत है, ठीक ना। इसका राइट आंसर है 7.1%। क्या है, 7.1%। बिहार में जो वन का फैलाव है वो कितना है, 7.1% है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। जिस क्वेश्चन को हम अभी जस्ट किए हैं पीछे, तो सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक कहलाता है। तट रेखा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये भारत का नक्शा होता है, ये नीचे वाला जो दक्षिण की ओर है भारत का नक्शा इस प्रकार से, यहाँ श्रीलंका है, ये हो गया हमारा तट रेखा। ये क्या हो गया हमारा तट रेखा। तो यदि हम लोग इतना से 200 किलोमीटर यदि हम लोग जाते हैं, ठीक ना, तो उतना के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर 200। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के अंतर्गत कितने किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है, 12.2 किलोमीटर है। क्या है, 12.2 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर क्या है, 12.2 किलोमीटर। आप कहीं कहीं अदर पब्लिकेशन में देखिएंगे तो आपको कहीं बताएगा 19.2%, आपको कहीं बताएगा 10.2%, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, 12.2% है, सॉरी 12.2 किलोमीटर है। कितना है, 12.2 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है वो एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग जस्ट किए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग जस्ट किए हैं, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। हालांकि वहां आया था ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन, और हम लोग जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन जो होता है इसका चक्रण पुनः होता है, इसलिए क्या है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए पवन ऊर्जा यानी हवा, हवा अभी हम जस्ट बताएं कि क्या है, नवीकरणीय संसाधन। इससे पवन ऊर्जा क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो भारत का जो मध्य प्रदेश है वहां पर क्या है, वन का सबसे ज्यादा विस्तार है। हालांकि ये सब जो क्वेश्चन है वो वन संसाधन से दे दिया गया है, ठीक ना, वन संसाधन, क्योंकि एक चैप्टर जो है संसाधन में उपयोग, ये बहुत छोटा चैप्टर है, इससे बहुत कम ऑब्जेक्टिव निकलता है, इसलिए हम लोग कोशिश को लेकर चलते कोशिश कर रहे हैं कि लगभग क्वेश्चन को क्या करें, अटैच करें, ठीक ना। हालांकि वन संसाधन के लिए हमारा अलग वीडियो आएगा, भूमि संसाधन के लिए हमारा अलग वीडियो आएगा, लेकिन यहाँ जो हमारा न्यू क्वेश्चन आ रहा है आप इसको याद कीजिए, ताकि उस वक्त जब हम और बताएंगे डिटेल में, ताकि आपको क्या रहे, याद रहे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। देखिए ये भी जल संसाधन से क्वेश्चन है। तो देश के बांधों को जो है वो
पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या क्या कहे थे, देश का मंदिर कहे थे, ठीक ना, देश के क्या कहे थे, मंदिर कहे थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। देखिए मरुस्थलीय मृदा जो है मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन ये मतलब कि जो है ना गलत लग गया होगा जल्दी जल्दी टाइपिंग के कारण, ये कर्नाटक नहीं होगा, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय मृदा का विकास, ये तो सब जानता है कि राजस्थान में है, ठीक ना, क्या है, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किए थे, तो ये ब्रुंटलैंड आयोग है या फिर ब्रुंटलैंड कमीशन आप बोल सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किए थे। चलिए हम लोग जान लेते हैं हल्का कि सतत पोषणीय विकास आखिर होता क्या है। देखिए सतत पोषणीय विकास एक वैसा विकास होता है जिसमें हम लोग संसाधन का निर्माण क्या करते हैं, लगातार निरंतर करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए हमको एक शर्त रखना पड़ता है कि प्राकृतिक संसाधन का कोई भी क्या हो, कोई भी हानिकारक प्रभाव उस पर नहीं पड़े, ठीक है ना। हालांकि हम संसाधन का निर्माण कर रहे हैं लेकिन प्राकृतिक संसाधन पर हमारा जो पहले संसाधन है उस पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो यही विकास हमारा क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और इसको जो परिभाषित किए थे ये ब्रुंटलैंड आयोग परिभाषित किया था, ये ब्रुंटलैंड कमीशन आप बोल सकते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला जो है एक प्रकार का, ठीक ना, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला जो है वो एक प्रकार का कौन सा संसाधन है, वो है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। क्या है, अनवीकरणीय। हालांकि वो जैव संसाधन भी है, लेकिन हम लोग देखिए हम लोग का जो क्लास 10th में बिहार बोर्ड में दिया है वो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन को पढ़ने के लिए दिया है। किस संसाधन को, प्राकृतिक संसाधन को पढ़ने के लिए दिया है। और प्राकृतिक संसाधन को जब पढ़ने के लिए दिया है तो प्राकृतिक संसाधन हम लोग जानते हैं दो प्रकार का है, ठीक है ना, एक नवीकरणीय है और एक हमारा अनवीकरणीय है। एक क्या है, नवीकरणीय है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जब भी चलेंगे तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय को लेकर चलेंगे, ठीक ना। हाँ, ऐसे करके यदि हम लोग को बोलता है कि उत्पत्ति के आधार पर कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तब हम लोग क्या मार सकते थे, तब हम लोग मारते हैं अजैव संसाधन। लेकिन हमको यहाँ उत्पत्ति वगैरह का बात नहीं किया, डायर बोला है कोयला किस प्रकार का संसाधन, डायर मारे क्या, अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है। प्रवहनीय मतलब प्रवहनीय कहने का मतलब हुआ प्रवाह, किसका प्रवाह होता है, तो प्रवाह मतलब नदी के जल का प्रवाह होता है, इसलिए जल हमारा क्या प्रवहनीय संसाधन है। या फिर ऐसे देखिए, और यहाँ पर मुख्य रूप से पता यहाँ होना चाहिए नदी नहीं बल्कि यहाँ होना चाहिए ऑप्शन में होना चाहिए जल। जल जो है एक सतत प्रवाह संसाधन है। वायु भी हमारा जो है एक सतत प्रवाह संसाधन है, ठीक ना, क्या है, सतत प्रवाह संसाधन है, ठीक। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, वहां होना चाहिए जल या तो वायु, ठीक ना, जल या तो वायु, नदी नहीं, क्योंकि नदी का प्रवाह कैसे होगा, नदी, हाँ, नदी में जल का प्रवाह होता है, नदी का प्रवाह नहीं होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन कौन है, तो खनिज है, तो सब जानता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो कोयला का जो भंडार क्या है, सीमित है। आप लोग हल्ला भी सुने होंगे कि अब कोयला खत्म हो गया होगा, खत्म हो गया है, ठीक ना। तो कोयला का भंडारण क्या है, हमारे पास सीमित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। संसाधन के रूप में यदि हम लोग देखते हैं तो किसी भी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, तो उसके उपयोगिता पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा हम लोग उसका उपयोग करेंगे उसका उतना ज़्यादा क्या होगा, क्षति होगा, और जितना कम उसका उपयोग करेंगे क्या होगा, उसका वो हमारे लिए उतना बचा हुआ रहेगा। इसलिए उपयोगिता पर क्या करता है, किसी भी संसाधन का अस्तित्व निर्भर करता है। अस्तित्व कहने का मतलब वो उसका जीवन, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का जो प्रस्ताव है वो आया था 1968 ईस्वी में। कब आया था, 1968 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, IPCC, ठीक ना, IPCC क्या है, बोल रहा है कि IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नलिखित में, ठीक ना, निम्नांकित में किस नगर में अवस्थित है। तो ये जो है वो जेनेवा में अवस्थित है, ठीक ना, कहाँ है, जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पड़ता है, आप लोग को इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ठीक ना। जेनेवा में स्थित है, ठीक ना, किस शहर में स्थित है, जेनेवा। आप लोग को बताना है कि जेनेवा कहाँ पड़ता है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है। देखिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है वो शमशेर जी की रचना है, और शमशेर जी जो है गांधी जी के विचारों को इस पुस्तक में क्या कहते हैं, प्रकाशित किए थे, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए क्योटो सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1992 में, ठीक है ना। कब हुआ था? 1992 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जस्ट 5 साल के बाद हुआ था, वो हुआ था 1997 में। और इसलिए इस सम्मेलन को हम लोग +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 2002 में। वो कब हुआ था? 2002 में। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। हालांकि क्योटो सम्मेलन के लिए हम लोग बात करते हैं तो क्योटो सम्मेलन जो है मॉन्ट्रियल समझौता या फिर मॉन्ट्रियल सम्मेलन का क्या है? एक रूप है, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल ये समझौता हुआ था एक, जिसमें पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने का बात किया गया था ना। समझौता हुआ था, ठीक है ना। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। और इसमें जो है पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने की बात कहा गया था। किसमें? मॉन्ट्रियल समझौता में। तो मॉन्ट्रियल समझौता हालांकि उस वक्त क्या रहा? अनसक्सेस रहा, मतलब कि सक्सेस नहीं हो पाया था। तो उसी का दूसरा स्वरूप जो है वो क्या है? क्योटो सम्मेलन है। उसी का दूसरा स्वरूप क्या है? क्योटो सम्मेलन है, ठीक ना। तो ये जो हुआ था 1997 में हुआ था, यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के वक्त ही हुआ था। बोल रहा है किसने कहा था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? तो देखिए ये जो कथन है वो है हमारे महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, ठीक ना। महात्मा गांधी का है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पर्यावरण संरक्षण है तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए ये जरूर अभी क्वेश्चन तुरंत हम बताएं, ठीक ना। तो पर्यावरण संरक्षण है तो पहला जो है विश्व शिखर सम्मेलन का बात कर रहे हैं ना। विश्व शिखर सम्मेलन सबसे पहली बार का बात कर रहा है, ठीक ना। आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि सबसे पहली बार विश्व शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था, ठीक ना। सॉरी, ये कब हुआ था? ऐसा तो ये स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक ना। स्टॉकहोम में हुआ था। आप लोग को बताना है कि कब हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? बोल रहा है सार्वजनिक स्थान पर। देखिए सार्वजनिक मतलब सभी जन के लिए होगा, और जब सभी जन के लिए होगा तो वो क्या होगा? सामुदायिक संसाधन होगा। क्या होगा? सामुदायिक संसाधन होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? लिमिट्स टू ग्रोथ, देखिए ये सब हालांकि आगे से क्वेश्चन दे दिया गया है, आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है। हालांकि ये जो हम लोग सेशन कर रहे हैं वो 2025 के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग को 2025 में भौकाल मचाना है। तो जब भौकाल मचाना है तो हम लोग को क्या करना है? अभी से ही लगातार प्रैक्टिस करना है, और अभी से जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आगे हमारा तैयारी क्या होगा? मतलब कि 100% का होगा। तो जब यदि हम लोग 100% का तैयारी करके रखेंगे तो मान लीजिए हमारा 100% नहीं आया, लगभग 90% भी तो आया। 90% क्योंकि हम लोग को देखिए सोच रखना चाहिए कहाँ? आसमान का, ताकि आसमान से गिरे तो खजूर पर भी अटक जाए, ठीक ना। आसमान से भी गिरे तो खजूर पर अटक जाए। अब हम लोग मान लीजिए खजूर पर का ही सोच रखेंगे तो खजूर से गिरेंगे तो फिर डायरेक्ट नीचे आएंगे, ठीक ना। कहाँ आएंगे? डायरेक्ट नीचे। उसके बाद हमको उठने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, इसमें नया क्वेश्चन को ऐड किए हैं, ठीक ना। तो यहाँ जो हो जाएगा, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक जो है वो हुआ था 1972 में प्रकाशित। कब हुआ था? 1972 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरो जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो राजस्थान में जो है जल संसाधन की क्या है? कमी है। या जल ऊर्जा की क्या है? कमी है। क्या होती है? यही कारण है कि वहाँ क्या है? सबसे अत्यधिक बलुई मिट्टी पाया जाता है, है ना। सबसे अत्यधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है? बलुई मिट्टी पाया जाता है। और या तो इसको हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी भी कह सकते हैं। आप लोग को बताना है कि रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? आप लोग को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किनका कथन है? देखिए ये जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है, और ये बिहार में बहुत बार पूछा है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। ये जो कथन है वो किनका है? जिम्मरमैन का है। किनका है? जिम्मरमैन, महान भूगोलविद थे, ठीक ना। और वे कहते हैं कि संसाधन होता नहीं है बल्कि संसाधन क्या होता है? बनता है।
संसाधन होता नहीं है बल्कि संसाधन बनता है। ये कथन जो है जिम्मरमैन का और बहुत ही फेमस का क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।